अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर राजा जवाद अहमद मीरभर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंसान दोस्ती। आज जो मैं वीडियो जिस चीज़ पे बना रहा हूं, आपको पता है कि एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो एग्ज़ाम की डेट शीट भी आ रही है, कभी अप्स एंड डाउन्स, कभी इधर कभी उधर हो रही है, लेकिन इंशाल्लाह इस मरतबा एग्ज़ाम हो ही जाएंगे। तो एग्ज़ाम के अंदर हमें एक चीज़ जो बार बार जहन में आती है कि यार मेरा फ़लाँ दोस्त था, उसकी मार्कें मुझसे ज़्यादा आ गई, और हमें पता होता है कि भाई वो इतना अच्छा खासा भी नहीं है पढ़ाई के अंदर, लेकिन फिर भी उसकी इतनी मार्कें क्यों आ गई। तो उसकी कुछ वजह है, कुछ उसके फैक्टर है, और वो फैक्टर ये है कि भाई हाउ टू प्रेजेंट यूर पेपर। आपके पास वो टिप्स क्या हैं, वो ट्रिक्स क्या हैं, जिनके ज़रिए से आप अपने पेपर को बहुत ही अच्छे से रिप्रेजेंट करें, और इसी रिप्रेजेंटेशन पर ही आपको मार्कें मिलती हैं। तो इससे पहले कि अगर अभी तक आपने मेरे इस YouTube चैनल इंसान दोस्ती को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी करें, चैनल को लाइक शेयर और कमेंट लाजमी करें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि भाई क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि जस्ट नोइंग द आंसर इज़ नॉट इनफ। सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है आपके A1 ग्रेड आने के लिए या आपके टॉपर बनने के लिए कि आपको क्वेश्चन का आंसर पता है। सिर्फ ये काफ़ी बिल्कुल नहीं है। इसी से सिर्फ हमें ये पता हो कि भाई ये मुझे इस सवाल का ये जवाब मुझे लिखना है, और आप कहें कि भाई इसको लिखने से मैं जो है वो टॉप कर जाऊंगा, ये काफ़ी बिल्कुल नहीं है। हमें कुछ और चीज़ें चाहिए। उन चीज़ों में से क्या है, सबसे पहले यू शुड आल्सो नो हाउ टू प्रेजेंट इट परफेक्टली, यानी आपकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो कैसी। मैं आपको इसका मिसाल देता हूँ। हम लोग अक्सर, क्योंकि बर्थडे बहुत ज़्यादा होते रहते हैं, ठीक है, हर किसी को ये लगा हुआ होता है कि भाई आज बर्थडे मनाना है, कल उसका है, कल उसका है, कल उसका। बर्थडे का बहुत ही जुनून लगा हुआ है, हालांकि इसको कम करना चाहिए या सारे तरीके से मनाना चाहिए। लेकिन आपको पता है कि जब बर्थडे जो है बगैर केक के तो नहीं हो सकती। तो हम में से अगर कोई भी केक लेने जाए तो आप मुझे बताएं कि कोई भी अगर शॉप में जाता है तो शॉप में जाते ही क्या वो केक खाता है? तो आप कहेंगे नहीं सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, कोई भी केक वगैरह नहीं खाता। यानी किसी को भी अगर यानी कि कोई चीज़ खरीदनी है तो वो उसको खा के नहीं देखेगा, यानी केक को खा के नहीं देखता। क्या देखता है फिर केक के अंदर? वो देखता है कि केक को शॉपकीपर ने किसी तरह से सजा के रखा हुआ है। हम सिर्फ सजावट देख के ही उसकी मुंह बोल की कीमत उसको दिया। तो ये जो चीज़ है, यानी डिज़ाइनिंग जो है, उसकी प्रेजेंटेशन जो है, वो उसकी मार्केटिंग करती है और उसके हम पैसे दे आते हैं। तो इसी तरह आपको अगर जस्ट जो है आंसर का पता है लेकिन आपकी प्रेजेंटेशन में दम नहीं है तो आप कभी भी टॉप नहीं कर सकते। तो प्रेजेंटेशन के लिए हमें कुछ टिप्स चाहिए। तो मैं वो टिप्स 1 बाय 1 जो है वो यहाँ पर लिख देता हूँ, और एक बात मैं आपको कह देता हूँ कि आप जो है इस वीडियो में मुझे नीचे कमेंट लाजमी करें कि सर ये जो टिप्स है ये हमें पहले से पता थी, और ये टिप्स जो है वो ड्यूरिंग पेपर हमने कभी भी फॉलो नहीं की, जिसकी वजह से हमारी ये मार्कें नहीं आई। सबसे पहली जो टिप्स है, यानी नंबर 1 अगर मैं टिप्स लिखूँ तो वो क्या होता है, रीड द क्वेश्चंस केयरफुली। यानी पहली टिप्स जो है वो ये है कि हम जो है वो क्वेश्चन को क्या करें कि केयरफुली पढ़ें। रीड द क्वेश्चन केयरफुली, यानी जितने भी सवाल हैं उनको हमने केयरफुली पढ़ना है, ठीक है जी। जितने भी सवाल हैं, हम क्या करते हैं कि हम क्वेश्चंस को केयरफुली पढ़ते ही नहीं है। वजह क्या, मैं आपको मिसाल देता हूँ कि एक क्वेश्चंस में लिखा हुआ है कि भाई टिक करें विच इज़ नॉट ट्रू। अब समझ रहे हैं कि ये एक सवाल दिया जाता है कि सपोज करें कि 4 स्टेटमेंट हैं ए बी सी डी, और ऑप्शन में लिखा हुआ है या क्वेश्चंस में लिखा हुआ है कि नीचे दिए गए जिनमें से जो नॉट ट्रू जो है उसको क्लिक करें। अब नॉट ट्रू का मतलब क्या है कि नॉट ट्रू का मतलब है फॉल्स। नॉट ट्रू का मतलब क्या होगा, फॉल्स, ठीक है जी। नॉट ट्रू का मतलब हो गया फॉल्स, ठीक है। अब जब हमने इसको पढ़ा नहीं ठीक से तो हमने ट्रू को देख लिया। ट्रू का मतलब क्या है कि सही। ट्रू का मतलब क्या है, सही। तो हम फौरन ABCD में सही को टिक कराएंगे। तो इसीलिए जब भी आप पेपर को अटेम्प्ट करें तो सबसे पहली जो चीज़ है वो आप ये देखें कि भाई जो नॉट ट्रू जो है उस पर फोकस करना है, ठीक है जी। तो नॉट ट्रू जो है उसका मतलब है फॉल्स, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा रूल जो है वो ये है कि अटेम्प्ट करने हैं ऑल द क्वेश्चंस। क्या दूसरी जो बात है इसको मैं आपको समझा देता हूँ कि अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। क्या करने हैं, अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस।
यानी दूसरी जो टिप है वो क्या है, अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन। अब यहाँ पर क्या होता है कि सपोज करें कि एग्जामिनर ने, जैसे कि अभी पेपर आ रहे हैं तो उसके जो है सेक्शन बने हुए हैं, ए सेक्शन, बी सेक्शन और सी सेक्शन। अब ए बी सी सेक्शन में हमें जो करने होते हैं वो 3 यानी 5 सवाल में से 3 सवाल करने होते हैं, लेकिन हम ओवर स्मार्ट बन के हमें वो सारी चीज़ें आ रही होती है तो हम 5 के 5 कर लेते हैं। यानी मैं अपना अगर वाकया शेयर करूं तो यानी मैं जब 6th क्लास में था तो हमारा सिंधी का पेपर था। उस सिंधी के पेपर में मेरे टीचर ने वहाँ लिखा हुआ था कि भाई नोट 6 सवाल दिए गए थे सिंधी के और 6 में से 5 करने थे। तो मैंने क्या किया था कि वो 6 के 6 सही यानी सवाल ही अटेम्प्ट कर दिए, क्योंकि मैंने वो नोट पढ़ा ही नहीं था। तो उस वक्त जो है ये तकरीबन 2002 की बात है, तो सर ने जो है वो मुझे, यानी सवाल तो सारे सही थे लेकिन फिर भी मेरी पोजीशन तीसरी आई थी और उस वक्त जो सर ने इनाम रखा था वो 3 रुपये रखे थे। तो ये हमें नहीं करना, हमें ये देखना है कि भाई जो कितने सवाल हमें करने हैं। अगर 2 करने हैं तो 2, 3 करने हैं तो 3, 4 करने हैं तो 4, 5 करने हैं तो 5, 6 करने हैं तो 6, यानी वही सवाल हम करें जितने हमें कहे गए हैं। सारे अटेम्प्ट नहीं करने, ये अवर स्मार्टनेस नहीं दिखानी है। ठीक है, तो 2 टिप्स हो गई। और तीसरी जो टिप्स है, जो मेरे सेंटर का नाम भी है कोचिंग सेंटर का, कि राइट द आंसर, राइट टू द पॉइंट आंसर। राइट क्या करें, टू द पॉइंट आंसर लिखें। ठीक है जी, राइट क्या करना है भाई, टू द पॉइंट आंसर्स लिखने हैं। ठीक है, अब आप ज्यादातर देखेंगे कि जिन भी लोगों ने टॉप किया है बोर्ड के अंदर या किसी भी पेपर के अंदर, तो उन्होंने जो आंसर लिखा होगा वो टू द पॉइंट लिखा होगा। टू द पॉइंट आंसर का मतलब क्या है कि आपने इर्रेलेवेंट चीजें नहीं डालनी, ज्यादा चीजें जो उस सवाल से रिलेट नहीं करती वो कभी भी नहीं लिखनी, कतई नहीं लिखनी। जितना उसने कहा है या जितनी क्वेश्चंस की डिमांड है वो ही लिखना है। उसके अलावा अगर हम लिखेंगे तो हमें मार्कें कभी भी नहीं मिलेंगी। हम क्या करते हैं कि हम इसी धुन में लगे होते हैं कि भाई पेज भरने हैं, सप्लियों पे सप्लियां भरनी है। भाई सप्लियों पे सप्लियां भरने से क्या फ़ायदा। एक बंदे ने अगर पूछी कोई चीज़ है और आप लिखेंगे कोई और चीज़ तो वो तो उसके फ़ायदे में नहीं है। तो कोशिश करें कि जब भी आप एग्जाम लिखें तो वो टू द पॉइंट लिखें। आपने जितने भी टॉपर देखे होंगे तो उन्होंने बिल्कुल कहा भी है कि भाई हमारे अगर टॉप करने की वजह यह है कि हमने जो आंसर्स दिए हैं वो टू द पॉइंट दिए हैं। वो क्या दिए हैं, टू द पॉइंट दिए हैं। उसके बाद एक और जो अहम चीज़ है, राइट, जो चौथी पॉइंट है, राइट द आंसर्स इन पॉइंट्स। इन पॉइंट्स, हमें जो अपने आंसर्स लिखने हैं वो पॉइंट्स में लिखने हैं। जितने भी आपके आंसर्स हैं वो पॉइंट्स में लिखने। कैसे पॉइंट में, जैसे ये मैं लिख रहा हूँ, ये पहली पॉइंट हो गई, ये दूसरी पॉइंट हो गई, ये तीसरी पॉइंट हो गई, ये चौथी पॉइंट हो गई। हमें ऐसे राइटिंग की तरह नहीं लिखना कि यहाँ से शुरू किया और यहाँ तक खत्म हो गए, बीच में हमने कोई पॉइंट नहीं लगाई। इसी तरह ना करें, पॉइंट लाजमी लगाएं कि भाई ये हमारा इंट्रोडक्शन है, ठीक है, ये उसका जो है फला कोई चीज़ होगी तो उसके बारे में हमने ये लिखा हुआ है। जैसे अगर आप करप्शन पे लिख रहे हैं तो ये करप्शन पे लिखे, फिर नीचे अगर हेडिंग देनी है पॉइंट्स की तो लिखे करप्शन इन पाकिस्तान। फिर अगर नीचे आप दूसरी हेडिंग लगाएं तो वो ये लगाएं कि भाई रेमेडीज क्या है, ठीक है जी, रीजनिंग क्या है। तो ये अगर पॉइंट्स आप जब तक नहीं लगाएंगे, आप ऊपर से शुरू करें और बला 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 करके अगर लिखते जाएंगे लास्ट तक, तो इससे मज़ा नहीं आएगा। आप पॉइंट्स में लिखें, ठीक है जी। जब आप पॉइंट्स में अपने पेपर को रिप्रेजेंट करेंगे तभी आपकी मार्केट टॉप वाली आएंगी, वरना नहीं आएंगी। तो ये चौथी पॉइंट होगी। उसके बाद अगर मैं 5वीं पॉइंट लिखूं तो वो क्या है कि सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, हाईलाइट द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स विथ अंडरलाइन, ठीक है जी। हमें क्या करना है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन का मतलब क्या है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखी है तो सबसे पहले अगर मैं इसको अंडरलाइन करूँगा कि भाई क्वेश्चंस को केयरफुली पढ़ें, ठीक है। दूसरी बात अगर मैं लिखूंगा कि भाई क्या करें, अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, तो इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। इसी तरह जितने भी सवालात होंगे उसको हम क्या करेंगे कि अंडरलाइन करेंगे। इसी तरह यहाँ पर क्या होगा, टू द पॉइंट,
यहाँ पर क्या होगा, टू द पॉइंट। और उसके बाद यहाँ जो नीचे है वो मैंने क्या किया है, पॉइंट्स को, और इसी तरह यहाँ मैंने जो आखिरी पॉइंट लिखी है उसको क्या करना है, अंडरलाइन करना है। उसको क्या करना है, अंडरलाइन करना है। तो वो सारी पॉइंट्स है जिनको हम क्या करें, अंडरलाइन करें, तो उनको हम लिख लेंगे, यानी उनको हम क्या कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे। उनको हम क्या कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे। यानी क्वेश्चंस को केयरफुली पढ़ें, अटेम्प्ट सारे क्वेश्चंस करने हैं, आंसर टू द पॉइंट और पॉइंट्स वगैरह। इसी तरह मैं अगली पॉइंट जो है वो लिख रहा हूँ। अगली पॉइंट क्या है कि हम ये बहुत ज़्यादा बड़ी गलती जो हम पेपरों में करते हैं वो ये है कि हम फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स और प्रॉब्लम्स वगैरह जो है वो हल नहीं करते। तो अगली जो है वो क्या है कि ऐड करें। ऐड क्या करें, फ्लो चार्ट्स ऐड करें, ठीक है जी। डायग्राम्स आप बनाएं, ठीक है जी। और जो प्रॉब्लम्स जो है वाले सवाल जो है वो जरूर हल करें, सॉल्व करें। कौन से प्रॉब्लम्स वाले सवाल जो है वो आप जो है सॉल्व करें। फ्लो चार्ट्स आप ऐड करें, फिगर या डायग्राम्स आप बनाएं। और मोस्ट कॉमन ये जितनी भी चीजें आप करें, फ्लो चार्ट्स या डायग्राम्स, ये आप पेंसिल से बनाएं, ठीक है। अगर आप पेंसिल से बनाएंगे तभी उसकी वैल्यू बढ़ेगी, वरना ये भी एग्जामिनर के जहन में आ सकता है कि भाई इसने शायद कार्बन रखकर उससे इसने बनाई। तो पेंसिल से आप बनाएं। ये जितने भी फ्लो चार्ट्स हैं, डायग्राम्स हैं और प्रॉब्लम्स हैं, हर एक सवाल के अंदर एक फ्लो चार्ट आप बनाएं। हर एक सवाल की एक आप पिक्चर या फिगर आप बनाएं। तो आपको पता ही होगा कि एक पिक्चर जो है वो 1000 अल्फाज से ज़्यादा बेहतर होती है। लेकिन हमारे अक्सर, बल्कि 99 पेपर्स के अंदर ना फिगर होती है, ना फ्लो चार्ट होती है। और अगर प्रॉब्लम्स, क्योंकि उनमें जो है वो कैश मार्कें मिलती है, कटती नहीं है, थ्योरेटिकल हम ज़्यादा लिखते हैं, तो वो लाजमी करें, उनमें हमें अच्छी मार्कें मिलेंगी। उसके अलावा एक और चीज़ जो है, अहम पॉइंट है, इंक्लूड एग्जाम्पल्स। क्या करें, एग्जाम्पल्स इंक्लूड करें, ठीक है जी। हम क्या करते हैं कि एग्जाम्पल्स ऐड ही नहीं करते। जितने भी एग्जाम्पल्स होने चाहिए वो सारे ऐड होने चाहिए कि भाई, क्योंकि इंसान की साइकी है वो डेफिनेशन से या वजाहतों से इतना नहीं समझता जितना मिसालों से समझता है। आप देखेंगे पूरा का पूरा अगर कुरान हमने लिखा है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें लिखा हुआ दिया है, तो आप देखें कि उस कुरान के अंदर ज़्यादातर जो चीज़ें बताई गई है वो किससे समझाई गई है, मिसालों से। तो मिसालों से क्या होता है कि जो आपका पेपर चेक करने वाला होगा वो जल्दी से बात को समझ लेगा, या कम से कम उसको ये एहसास ज़रूर हो जाएगा कि आप जो समझा रहे हैं उसका मतलब क्या है, ठीक है जी। आपका कहना जो है वो आप किस चीज़ के बारे में कह रहे हैं। तो एग्जाम्पल लाजमी इंक्लूड करें। हम क्या करते हैं कि डेफिनेशन लिख दी, हमने उसका हवाला दे दिया और एग्जाम्पल्स नीचे नहीं लिखते, तो एग्जाम्पल्स लाजमी ऐड करें। उसके बाद जो चीज़ है कि आप जो आंसर्स करें, आंसर जो आप दें वो प्रॉपर सीरियल आइड दें, यानी आपका जो आंसर्स जो हो वो प्रॉपर सीरियल आर्डर में हो। क्या हो, सीरियल आर्डर में हो, या सेक्शन वाइज हो, या क्या हो, सेक्शन वाइज हो, ठीक है जी। प्रॉपर सीरियल आइड हो या सीरियल आर्डर हो या सेक्शन वाइज, यानी कि क्या, पहले आप ए सेक्शन करें, फिर आप बी सेक्शन करें, फिर आप सी सेक्शन करें। इससे ये होगा, आप वैसे भी कर सकते हैं ए बी सी से, लेकिन अच्छा तरीका क्या है, अच्छा तरीका ये है कि आप उसको सीरियल आर्डर में या सेक्शन वाइज करें। उससे आपको फायदा क्या होगा कि जो चेकर होगा उसने अपनी एक की बनाई हुई होती है ना, कि वो पहले ए सेक्शन को देखता है, फिर बी सेक्शन को देखता है, फिर सी सेक्शन को देखता है, इसी तरह से। लेकिन जब आपका पेपर जो होगा वो कभी डी होगा, कभी सी होगा, तो उसके पास इतना टाइम नहीं है। और दूसरा जो चेकर होता है वो भी हमारी तरह इंसान होता है, थका हुआ होता है, उसकी अपनी ज़िंदगी के मसले मसाइल। तो जितना आप उसको रेसिपी आसान बना कर देंगे उतना उसका माइंड फ्रेश होगा, और जहाँ आपको 3 मार्कें देनी होंगी वहाँ वो आपको 5 मार्क देगा। तो यहाँ पर आपने ये क्या करना है कि आपने आंसर्स को प्रॉपर सेक्शन वाइज करें, या आप उसको सीरियल आर्डर में करें, ठीक है। यानी क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, इसी तरह। उसके बाद जो हमारे पास जो टिप है वो है कि डोंट पुट टू मेनी क्रॉसेस, ठीक है जी। यानी डोंट पुट टू मेनी क्रॉसेस, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आपने क्रॉसेस नहीं लगानी, ज़्यादा से ज़्यादा आपने क्रॉसेस नहीं लगानी। यानी कोशिश करें
आपका पेपर नीट एंड क्लीन हो। खुदा ना खासा सपोज करें आप कोई भी ऐसा लफ्ज लिख रहे हैं, ठीक है, ये आपने सपोज करें एक वर्ड लिखा, वो गलत हो गया, तो उस वर्ड को जस्ट आप इस तरह से लाइन दे दें, या उसके अंदर आप इस तरह डाट में उसको कर दें। आप उसको इसी तरह ना करें, इस तरह ना करें, ये तरीका बिल्कुल गलत है। और ज्यादा गलतियां ना करें, उसके लिए आप क्या करें, कोशिश करें कि क्वेश्चंस को आज से ही अटेम्प्ट करना शुरू करें। और कुछ ऐसा भी होता है कि लोग ज्यादा से ज्यादा पेपर को डेकोरेट करते रहते हैं, यानी कि अगर मैंने ये नॉट ट्रू लिखा है तो उस नॉट ट्रू को इस तरह से करेंगे, ठीक है जी, इस तरह करेंगे, फिर इस तरह करेंगे, इस तरह, ये चीजें ना करें, ज्यादा डेकोरेशन ना हो, ज्यादा से ज्यादा आप अंडरलाइन कर लें, ठीक है जी। और उसके अलावा अगर आपने किसी चीज को हाईलाइट करना है तो वो अंडरलाइन जो है वो किसी आप कलर से कर सकते हैं, हाईलाइटर से आप कर सकते हैं अंडरलाइन वगैरह, ज्यादा डेकोरेशन ना हो। बस उसके लिए हमारे पास डायग्राम आ गई, उसके लिए हमारे पास जो है फ्लो चार्ट आ गया, ये चीजें अच्छी हैं। ज्यादा आप पेपर को डेकोरेट ना करें और कोशिश करें पेपर हमारा नीट एंड क्लीन हो, ज्यादा क्रैशेस ना हो, क्योंकि गलतियां किसी को भी अच्छी नहीं लगती। जो पेपर चेक करने वाला होगा वो उससे जो है डिस्ट्रैक्ट होगा और वो आपको शायद उतनी मार्क ना दे जितना आप डिजर्व करते हैं। उसके बाद जो हमारे पास है वो क्या है, सबसे अहम बात, मेंटेन स्पीड फ्रॉम द बिगिनिंग। हमें पता ही नहीं चलता, टाइम खत्म हो जाता है, होता है कि नहीं। यानी 10वीं जो हमारी जो है वो क्या है, मेंटेन स्पीड फ्रॉम द बिगिनिंग, ठीक है जी। शुरू से ही तेज लिखना शुरू कर दें, शुरू से ही अपनी स्पीड को मेंटेन करते हुए चलें। ऐसा ना हो कि टाइम खत्म हो जाए और आप अभी तक आपने सवाल पूरे नहीं किए, ये तरीका ठीक नहीं। आपको पता हो कि भाई मुझे 10 सवाल करने हैं और 10 सवाल अगर करना मैं चाहता हूं और मेरे पास 1 घंटा है, तो 10 सवालों के लिए हर एक सवाल के ऊपर हमें 5 मिनट, मैक्सिमम 5 मिनट हमने देने। तो ये अगर आप तरीका जहन में रख के चलेंगे तो आप पेपर को आसानी से कर सकेंगे। लेकिन अगर आपने ऐसे ही ख्याली पुलाव बनाकर अगर आपने काम किया तो टाइम बड़ी जल्दी गुजरता है एग्जाम में, और ज़्यादातर पेपर जो है वो इंसान का रह जाता है, क्योंकि पेपर का प्रेशर, नर्वसनेस इतनी ज़्यादा होती है, हाई पे बंदा होता है कि वो यानी कि हाइपर हो जाता है और वो अपना पेपर जो है वो मिस करके आता है, काफ़ी सवाल उसको छोड़ के आता है। और लास्ट बट द लीस्ट जो है, लीस्ट बट नॉट द लास्ट जो है वो हमारे पास ये है कि कम से कम आप जब पेपर अटेम्प्ट कर चुके हैं तो इतना भी टाइम अपने पास लाजमी हो। जितने भी टॉपर हैं उन्होंने ये आइडिया जो है लाजमी अपनाया हुआ है कि लास्ट में पेपर को रिवाइज लाजमी किया जाए। तो ये क्या है, रिवाइज द आंसर्स शॉर्ट आंसर शीट केयरफुली एट द एंड, यानी आखिरी जो पॉइंट है वो क्या है, रिवाइज द आंसर शीट केयरफुली, ठीक है जी। अब ये तभी होगा जब तक आप अपना पेपर टाइम को मद्देनजर रख के करेंगे ना। अगर आपने टाइम को मेंटेन ही नहीं किया, पेपर ही पूरा नहीं हुआ, तो रिवाइज कब हुआ। तो जितने भी टॉपर हैं उनके अंदर ये सारी क्वालिटीज है, स्पेशली वो टू द पॉइंट लिखेंगे। दूसरा, जब लास्ट में सारे पेपर अभी किसी का रहता होगा, जो टॉपर जो इंसान होता है वो अपने पेपर को, अपनी आंसर शीट को रिवाइज कर रहा होता है। तो ये 11 पॉइंट है, 1 से लेकर 11, आप इन पर यानी कि याद कर लें इनको और इन पर प्रैक्टिस शुरू करें। और मुझे नीचे जो लिंक में कमेंट लाजमी करें कि सही किस पॉइंट को हमने अपने पेपर में नहीं शामिल किया, कौन सी चीज़ है जो अभी तक हम लेक कर रहे हैं, और उसको आप ऐड करके देखें। इंशाल्लाह आपकी जो पोजीशन है या आपका जो स्कोर होगा वो टॉपर जैसा आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।